स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जिंदा और मुर्दा चीजें। क्या क्या समझने वाले इस चैप्टर को पढ़ के हम लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स और स्पीशीज क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास दैट वी आर सराउंडेड बाय लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आपको पहले भी इस अलग अलग क्लासेस में बता रखा है। कुछ चीजें होती है जिंदा तो कुछ चीजें होती हैं मुर्दा, जैसे कि टेबल, चेयर, टॉय, ये सारी है मुर्दा चीजें, जबकि जिंदा चीजें हैं इंसान, जानवर और प्लांट्स। इनके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जिंदा चीजों में आते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह। ये सब भी जिंदा चीजें होती हैं, जिसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब लिविंग और नॉन लिविंग चीज के जो थिंग्स हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं। वो सारे रूल्स हम देखते हैं जरा कि ऐसे कौन कौन सी खास बातें जो सिर्फ जिंदा चीजों में पाई जाती हैं। देखिए, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, वेदर दे आर लार्ज, स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक। चाहे छोटे हों, बड़े हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई चीज जिंदा है तो उसके कुछ ट्रेट्स होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसे हमें देखना है। जैसे कि लाइफ स्पैन, वो उनकी एक उम्र होगी। दे रिस्पायर, वो एनर्जी बनाएंगे, सांस लेंगे, है ना। दे रिप्रोड्यूस, वो अपने जैसे और बनाएंगे। दे मतलब पैदा करेंगे बच्चों को। दे ग्रो एंड लिव फॉर सम टाइम एंड डाई, कि वो थोड़े दिन जिएंगे फिर मर जाएंगे। जैसे इंसान, जैसे जानवर अलग अलग, जैसे लायन है, जैसे ट्रीज हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं। ऑन दी अदर हैंड, नॉन लिविंग थिंग्स का जो है कोई लाइफ साइकिल नहीं होता। वो ना जिंदा होते हैं ना मरते, ना उनके कोई पेरेंट्स होते हैं, ना वो ग्रो होते साइज में बढ़ता है क्या कोई पत्थर, ग्लास, कार या टेबल? कभी नहीं बढ़ता। वो अपने जैसे और को पैदा भी नहीं करते। और जैसे कि एग्जांपल आपको बता दिए मैंने। आगे है एक्टिविटी में कि अपने आसपास की चीजों में आप बताइए कि कौन सी चीज जिंदा है और कौन सी चीज जिंदा नहीं है। जैसे लिविंग थिंग्स में आप लिख दिए ह्यूमंस, डॉग, कैट, माउस, ठीक है, इंसेक्ट्स। नॉन लिविंग थिंग में आप लिख दिया टेबल, फ्रिज, टीवी। आगे है, डू यू नो वायरसेस आर ऑर्गेनिजम्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कि वायरस तो ऐसे कुछ अलग ही चीज पाई जाती है दुनिया के अंदर, कि उसमें दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कि जिंदा भी है साथ ही साथ मुर्दा भी है। मतलब दोनों तरीके से वो समझाया जा सकता है, दोनों के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, पर वो वायरस है वैसे जिंदा ही चीज है ना, मुर्दा चीज नहीं होती, वायरस जिंदा चीज होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है लिविंग थिंग्स के? कैरेक्टरिस्टिक पहला तो है सबसे बड़ा, कि उसे फूड की रिक्वायरमेंट है जिंदा चीज को, जबकि मुर्दा चीज को नहीं है। अब बोल रहे हैं कि हर जिंदा चीज को चाहिए फूड, उसके बिना तो वो एनर्जी नहीं बना सकते। एनर्जी नहीं बना सकते तो जिंदा कैसे रहेंगे? आवर बॉडी नीड्स द एनर्जी टू बिल्ड द एंड ऑपरेट इट्स पार्ट्स इन सच अ वे टू कीप अस अलाइव। अब बोल रहे हैं प्लांट्स यूजुअली डू नॉट ईट अदर लिविंग थिंग्स। बोल रहे हैं प्लांट पर अलग चीज है, खाने की जरूरत तो प्लांट को भी है, पर किसी और चीज से खाना नहीं खाते। खाते नहीं है वो कुछ, खाना खाना बना लेते हैं अपना खुद से। इसीलिए उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ, जो खुद से सेल्फ सफिशिएंट हो खाना बनाने में। प्लांट स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच इज अ कार्बोहाइड्रेट। बोल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट के जो है ना, एक होता है, इसकी एक फॉर्म होती है स्टार्च, जिसे वो अपने अंदर सेव करके रखता है, उसी को खाता है वो टाइम टू टाइम। और बनाता कैसे है? सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस से एक प्रोसेस होती है जिसका इस्तेमाल करता है। They are able to make their own food by using sunlight, carbon dioxide and water. The process is called photosynthesis, और इनको कहा जाता है autotrophs, मतलब कि self sufficient, ठीक है, self food बना लेने वाले। Troph का मतलब होता है food, auto मतलब self। Animals cannot manufacture their own food। कोई भी जानवर अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, इसलिए उनको बोलते हैं heterotrophs। hetero मतलब होता है डिफरेंट, ट्रॉफ का मतलब तो खाना ही, डिफरेंट खाना खाते हैं, वो दूसरी चीजों का खाना खाते हैं। डिपेंड वो, अब दूसरे एनिमल्स वगैरह डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे और अलग अलग एनिमल्स पे। अगर वो खाली प्लांट्स खाते हैं तो उनको बोला जाता है हार्बीवोरस। अगर वो जानवर को खाते हैं सिर्फ तो कह दिया जाता है कार्निवोरस, जैसे कि लायन। और ये आपका हार्बीवोरस का हो। और अगर कोई दोनों चीजों कहता है, जैसे कि इंसान, कुत्ते वगैरह, तो वो सब जो है इंसान भी, बिल्ली, कुत्ते और अलग अलग तरह के जानवर, तो ये सब कहलाते हैं ओमनीवोरस, के दोनों चीजें खा सकते हैं। और प्लांट्स क्या है? प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ है, वो तो अपना खाना खुद से बना लेगी। ये गलती से यहाँ पे लाइन लिख दिया है ना। अब प्लांट्स क्या करते हैं पता है? प्लांट्स अपना खाना लेते हैं, एक तो सनलाइट से खाना खुद से बनाते हैं, और साथ ही साथ जमीन से भी कुछ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि जो भी चीज जरूरत पड़ती है ना शरीर को, किसी भी चीज के, जिंदा चीज के, उस सबको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। लिविंग थिंग्स सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज इन एनवायरनमेंट, कि जिंदा चीज जो है ना अपने आसपास को, माहौल को देख के
बदल जाते हैं। जैसे मान लिया आपके बराबर में कहीं आग लग गई, आप अचानक से भागना शुरू करेंगे ना, पर टेबल कुर्सी वहां रखी होगी तो वो भागेगी या नहीं भागेगी। All living things respond to the change around them. For example, if you suddenly step on a sharp object like a thorn while walking barefoot, you will pull your leg instantly. बोले किसी कांटे वगैरह पे पैर चले आए आपका, तो आप पैर हटा लेंगे अचानक से, जो किसी भी नोकीली चीज पे चली है। Any changes in the surrounded that makes a living thing respond is called stimulus. इस इफेक्ट को स्टिमुलस बोलते हैं या स्टिमुलाई बोलते हैं, कि कोई भी बदलाव आता है ना, उसके हिसाब से कोई भी जिंदा चीज अपने आप को बदल लेती है, उससे दूर भागती है या फिर जो भी बदलाव लाती है अपने अंदर। एंड द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग आफ्टर रिएक्टिंग टू स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। इसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। बोलते हैं ना, मान लो आप किसी को आवाज दे रहे हो, वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। रिस्पॉन्स मतलब कि कोई रिस्पॉन्स ना देना। रिस्पॉन्स का मतलब होता है जवाब देना उसके बदले में। तो हम हर चीज का जवाब देते हैं ना, हमारे शरीर से, एक्सप्रेशन से। मान लिया आग लगी तो हमने रिस्पॉन्स क्या दिया, भाग गए वहां से। अब डू यू नो, इवान Pavlov was a Russian physiologist. He first observed that living things respond to stimuli. इसने पहली बार ऑब्जर्व करा कि हर जिंदा चीज तो वही रिस्पॉन्ड करती है स्टिमुलाई पे। मतलब कि स्टिमुलाई पता है ना आपको, रिस्पॉन्ड करना। स्टिमुलाई का मतलब ही रिस्पॉन्ड करना होता है अपने आप पे। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई मतलब रिस्पॉन्ड करना अपने शरीर के बदलाव के ऊपर, मतलब आसपास के बदलाव जो भी हो उस पे अपने आप को रिस्पॉन्ड करने को बोलते हैं रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है। In the above example, thorn is the stimulus and pulling back your leg is the response. कि stimulus क्या था, कि environment में बदलाव। environment में क्या बदला है कि वो thorn, वो आपको जो नोकीली चीज मिल गई ना, मतलब कि वो जो सींग पे आपने पैर रख दिया किसी के, तो वो आपका जो वो हो गया स्टिमुलाई। अब उसपे जो आप रिस्पॉन्स करेंगे वो कहलाएगा रिस्पॉन्स। ठीक है, तो उसे बोलते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ। आगे बोल रहे हैं कि अलग अलग कुछ प्लांट्स भी हैं जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई पे। देखिए ये है टच मी नॉट फ्लावर, इसे टच करेंगे इसके सारे फूल वूल पत्तियां वत्तियां सब पीछे चले आएंगे। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एज इट बैंड टुवर्ड्स लाइट। और हाँ, लाइट की तरफ भी बेंड करते हैं। देखे होंगे प्लांट भी जो है ना, जैसे सूरजमुखी, सूरज के मुंह, सूरज की तरफ ही मुंह कर रहता है अपना उसका फूल। तो वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई तो है कि अपने आसपास के चेंजेस के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहा है। दिस बेंडिंग ऑफ प्लांट आर कॉल्ड फोटोट्रोपिक, फोटोट्रोपिज्म। फोटो मतलब लाइट, ट्रोपिज्म मतलब के मतलब उस तरफ जाना, जी के लाइट की तरफ जाना। लाइट की तरफ ही तो जा रहा है वो, सूरज की रोशनी की तरफ, सूरजमुखी का प्लांट। रूट्स ग्रो टुवर्ड्स द सॉइल, या फिर कोई भी जो है प्लांट जो है ना आपका सूरज की तरफ ही जाता है। ठीक है, आप देखेंगे सूरजमुखी तो अचानक से मूव कर जाता है, बहुत फास्ट मूव करता है। पर कुछ प्लांट स्लो स्लो करते हैं ना। मान ली धूप की तरफ रखा तो एक दिन में नहीं बदला, पर एक हफ्ते बाद देखेंगे तो सूरज के डायरेक्शन में ही बढ़ रहा होगा हमेशा प्लांट। ठीक है, प्लांट हमेशा ऊपर क्यों उगते हैं, इसीलिए ताकि वो सूरज की धूप को ले सके। ठीक है, और रूट्स किस तरफ बढ़ते हैं, रूट्स बढ़ते हैं सॉइल की तरफ ताकि खाना ले सके। ये सब भी आपका वही कहलाया रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। दिस इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। जियो मतलब धरती, धरती की तरफ आगे बढ़ने को जियोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म के लाइट की तरफ आगे बढ़ने को। द लीव्स ऑफ टच मी नॉट फ्लावर या फिर मिमोसा प्लांट जिसको हम बोलते हैं क्लोज व्हेन टचेस देम इट इज कॉल्ड नास्टिसिज्म। ठीक है, इसको हम नास्टिसिज्म भी बोलते हैं। अब बोले डू यू नो द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज नोन एज ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म बोलते हैं कि जब भी प्लांट अपने स्टिमुलस की तरफ जो है डायरेक्शन में बढ़ता है ना, ठीक है, उसी चीज को हम बोल देते हैं प्लांट की मूवमेंट को ट्रोपिज्म। कि प्लांट जो भी मूवमेंट करता है उसको हम बोल देते हैं ट्रोपिज्म। ठीक है। There are certain animals which are attracted towards light. For example, moths and certain beetles are attracted by light. कि बहुत सारे moths और beetles है ना, वो लाइट की तरफ देखते हुए आ जाते हैं। आप देखिए अगर रात के टाइम आप बल्ब जला के रखिए या फिर स्ट्रीट लाइट के पास देखिए, वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े, मतलब वो हवा में उड़ने वाले मक्खियाँ टाइप के अलग अलग उड़ने वाले कीड़े होंगे, उसके आगे भटकते रहेंगे। वो भी करते हैं, आपका लाइट की तरफ भागते हैं। ठीक है। अब एक्टिविटी में बोल रहे हैं क्या, प्लांट रख दिए खिड़की से बराबर में थोड़ा सा, है ना, सूरज की रोशनी में मत रखिए, सूरज की रोशनी में बराबर में रख दिए तो प्लांट जो है ऐसे बहेगा आगे की तरफ, आगे बढ़ेगा। एक दो चार दिन में आप देखेंगे कि वो जा रहा है सूरज की तरफ, और सूरज की रोशनी पाकर ही मानता है वो। ठीक है, अगर आसपास से सूरज फील हो गया ना कि अरे सूरज की रोशनी आ रही है उधर से, उसी तरफ वो बढ़ना शुरू कर देगा। अब एक्टिविटी एक और है, बोल रहे हैं कि आप जो है गर्म तवे पे हाथ लगा लिए, फिर क्या होगा, आप हाथ अपने आप ला लेंगे तो दिख गया ना स्टिमुलस आपका, मतलब स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्स हुआ ना आपका, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये चीज ऑब्जर्व करेंगे आप, किसी भी ठंडी गर्म चीज पे हाथ लगाएंगे अपने आप ही आपका हाथ पीछे हो जाएगा अचानक से ही। आप ना भी चाहें तब भी हटाना पड़ेगा हाथ।
ये सब करने की जरूरत नहीं है, वैसे समझ लेना ही काफी है। लिविंग थिंग्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल्स। कि जिंदा चीजों के साथ कोई ना कोई सेल जुड़ा हुआ होता है। सेल क्या होता है? इकाई होती है किसी भी जिंदा चीज की। इसी सेल से हम बने हुए हैं, अरबों खरबों छोटे छोटे सेल्स से, है ना। सेल्स के अंदर भी बहुत छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो किस चीज के बने होते हैं? वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, ठीक है। अब ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। कि हमारी बॉडी को जो स्ट्रक्चर पहुंचा रहा है, कौन पहुंचा रहा है? सेल्स ही तो पहुंचा रहे हैं छोटे छोटे। और जो हमारी बॉडी को फंक्शंस दे रहा है इतने सारे कि इतने सारे फंक्शंस जो कि हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, ये सारे फंक्शंस भी तो सेल से ही हो रहे हैं। तो सेल जो हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। व्हेन अ ग्रुप ऑफ सेल्स वर्क टुगेदर इन टू परफॉर्म अ फंक्शन दे फॉर्म अ टिश्यू। बोलेंगे जब बहुत सारे अरबों खरबों सेल्स मिलकर एक परफॉर्म करते हैं ना कोई सा फंक्शन, तो उसको हम बोल देते हैं टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्मिंग एन ऑर्गन। के बहुत सारे अलग अलग तरह के टिश्यूज आपस में मिलकर ना एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, जिसको हम ऑर्गन बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन है, जैसे लिवर है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है। ये सब क्या कहलाए? ये सब ऑर्गन्स हैं। और उसके बाद ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इंटरेक्टिंग विद ईच अनदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम। कि पूरा जो है ना अलग अलग तरह के ऑर्गन्स का अपना अपना काम है। सब अपने आप में तो सरवाइव हो नहीं सकते। आप अपने अंदर से अगर किसी जिंदा इंसान के अंदर से अगर आप जो है हार्ट निकाल के बाहर रख दो, तो हार्ट चलना शुरू होगा क्या? नहीं चलेगा। उसे चाहिए पूरी बॉडी, और बॉडी भी नहीं चलेगी बिना हार्ट के। तो दोनों के अलग अलग तरह के ऑर्गन साथ में मिलकर काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। मैनी ऑर्गन सिस्टम कंस्टिट्यूट एन ऑर्गेनिज्म। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स में हम सब आ जाते हैं, इंसान भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि सबसे बड़ी चीज होती है ऑर्गेनिज्म, मतलब कि पूरा शरीर एक जिंदा चीज, ठीक है। इंसान हो, जानवर हो, कीड़ा हो, कुछ भी हो। उसके अंदर होते हैं बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स। फिर उसके अंदर होते हैं बहुत सारे ऑर्गन्स, जिसका सिस्टम बना होता है वो। फिर ऑर्गन्स किसके बने होते हैं? टिश्यूज के बहुत सारे। और बहुत सारे टिश्यूज किस चीज के बने होते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स के। तो अब समझ में आया ना क्यों बोलते हैं सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल के अंदर भी बहुत कुछ होता है, वो सारी चीजों के बारे में हम हायर क्लास के बारे में बात करेंगे। देखिए ये है सेल, ये रहा टिश्यू बहुत सारे सेल का, फिर ये रहा ऑर्गन बहुत सारे टिश्यू का, फिर ये रहा ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन्स का। फिर ऐसे बहुत सारे सिस्टम के साथ हम पूरा तैयार होगा इंसान, क्योंकि ये तो एक ही सिस्टम है ऑर्गन का। ऐसे बहुत सारे हाथ में सिस्टम है, पैर में सिस्टम है, दिमाग में सिस्टम है, मुंह के अंदर सिस्टम है। वो सारे सिस्टम मिला के पूरा इंसान बना, या फिर अलग अलग जो भी बनना हो ऑर्गेनिज्म वो सब बनते हैं। आगे देखिए सम ऑर्गेनिजम्स हैव ओनली वन सिंगल सेल। बोल रहे हैं कि सिर्फ सिंगल सेल के भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया। देखिए पता है क्या बैक्टीरिया, तो हमें पता है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया ग्रुप का, और ऐसे 5 ग्रुप हैं जो हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर की क्लासेस में। पर अमीबा कुछ अनोखी चीज है। इसे अभी तक कैरेक्टराइज ही नहीं करा गया कि ये है क्या, ये वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या है। इसलिए हम अलग से अमीबा बोल देते हैं। अक्सर जब भी पढ़ाई करते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो अमीबा के बारे में जरूर पढ़ते हैं कि अच्छा ये है अमीबा, एग्जांपल में देखो ये है बैक्टीरिया, ये है वायरस, ठीक है। अमीबा अलग से लिखते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसे मानते हैं कि बैक्टीरिया का ही पार्ट है ये, अलग एक तरह का बैक्टीरिया है। कुछ लोग मानते हैं कि एक तरह का वायरस है, ठीक है। पर ये अपने आप में ही है, कुछ इसमें अलग अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब बोले बैक्टीरिया, अमीबा, वायरस एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। के ये सब देखिए यूनिसेल्युलर है, एक सिंगल सिंगल सेल से ही जिंदा हो जाते हैं। सेल के अंदर इनके सारे फंक्शन पूरे हो जाते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बन जाता है। इन्हें नहीं जरूरत है पूरा ऑर्गन बनाने की, या पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाने की, या टिश्यू भी बनाने की। एक सिंगल है, काफी है इनके लिए जिंदा रहने के लिए। आगे बोले ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स, ये तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है ना। ह्यूमन बीइंग्स या दुनिया का कोई भी जानवर हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ के, ठीक है। कोई भी जानवर हो, कोई भी जिंदा चीज हो, जैसे प्लांट्स वगैरह, वो सब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। हमारे अंदर अरबों खरबों छोटे छोटे सेल्स हैं, है ना। तो इन्हीं को कहते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। लिविंग थिंग्स मूव करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ। बोले ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट ऑफ वन काइंड और अनदर इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर और टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। या तो दुश्मन से भागने के लिए, खाने के लिए, या फिर छत लेने के लिए हम जो है जो मूवमेंट करते हैं उसको बोलते हैं लोकोमोशन। हम जो भी मूवमेंट कर रहे हैं ना, चल भी रहे हैं हम, तो कहलाएगा वो लोकोमोशन। They also show movement of their body parts like arms and legs. Locomotion, whenever it occurs, it is the result of the movement of the internal organs such as microscopic
अमीबा शो ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस मूवमेंट। बोलते हैं कि हमारी बॉडी में कोई भी आपने हाथ भी हिलाया ना अपना, ठीक है, तो हाथ कैसे हिला पाए, क्योंकि हमारे बॉडी के बहुत अरबों खरबों सेल्स आपस में एक साथ काम करा उन्होंने, और आप अपना हाथ हिलाने में, अपनी उंगली हिलाने में सक्षम रहे। पर क्या होता है अमीबा के अंदर, अमीबा तो एक सिंगल सेल का है, वो अपने आप को उसी सेल से ही पूरा मूव कर लेता है, ठीक है, वो उसका एक सेल ही मूव करता है, क्या, क्योंकि उसके अंदर के भी पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे सेल के अंदर के पार्ट्स, ठीक है, जिनको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। तो अमीबा जो हमेशा मूव ही करता रहता है इधर से उधर खाने की तलाश में, पता है आपको। आगे बोले द मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स आर फोर। अच्छा, प्लांट्स में देखिए, प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे आल्सो शो मूवमेंट ऑफ सर्टेन पार्ट्स। मतलब प्लांट्स को आपने कभी टहलते हुए देखा है क्या, शाम के ऐसे टहल सैर सपाटे पे निकले हो, नहीं होता ऐसा। पर प्लांट भी मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल द रूट्स बेंड टुवर्ड द मॉइस्चर ऑफ सॉइल, बेंड करते हैं ना, रूट्स जो होते हैं जड़ प्लांट्स के, वो तो जाते हैं ना जमीन के अंदर। Movement of living things are for a definite purpose and contribution to the organism's welfare, and these movements originate from within the organisms. आगे बोल रहे हैं living things grow, कि living things grow भी करते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, जैसे ये रहा बच्चा, बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और फिर बड़ा इंसान बन गया, वैसे ही ये देखिए ग्रो। अच्छा, जैसे जैसे ग्रो होता है ना, बच्चा बड़ा होता रहता है, वैसे ही नंबर ऑफ सेल्स भी उसके अंदर से बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि जो छोटी चीज है उसके अंदर सेल कम होते हैं, जो बड़ी चीज है उसके अंदर सेल ज्यादा होते हैं, जाहिर सी बात है, सेल का साइज जो है आमतौर पे छोटा ही होता है, बहुत छोटा, ठीक है, मतलब कंपेरेबल साइज होता है, चाहे वो इंसान का हो चाहे जानवर का हो, सेल का साइज लगभग कंपेरेबल होता है, सबका लगभग बराबर ही होता है। तो कोई बड़ी चीज जैसे हाथी है, हाथी में ज्यादा सेल्स होंगे, इंसान है, इंसान के अंदर कम सेल होंगे, अब बच्चा है, बच्चे के अंदर उससे भी कम सेल होंगे, अभी भी बच्चा पैदा हुआ है तो उसके अंदर और भी कम सेल्स होंगे, कोई चूहा है, चूहे के अंदर उससे भी कम सेल होंगे, ठीक है। अब देखिए ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट भी ग्रो हो रहा है बड़ा होके, इसमें भी सेल्स बढ़ते आ रहे हैं, बढ़ते आ रहे हैं, बढ़ते आ रहे हैं, बटरफ्लाई भी बढ़ रहा है। क्या आपने घर की कुर्सी बड़ी होते हुए देखी है आपने, या कभी आपने देखा हो कि आप जो पैंट पहन रहे हो वो बड़ी हो गई साइज में, ऐसा नहीं होता, ठीक है, पानी से सिकुड़ो जरूर जाएगी पर वो बढ़ेगी नहीं। आगे देखिए, बोल रहे हैं कि दे ग्रो अप इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल चाइल्ड ग्रोज इनटू एन एडल्ट, फिर उसके बाद ये चीज बताई इन्होंने कि प्लांट भी बढ़ता है, बटरफ्लाई भी बढ़ते हैं। डू यू नो हेयर ऑन द स्किन और नेल्स ऑन आवर फिंगर्स आर नॉन लिविंग थ्रू दे सीम टू ग्रो। बोल रहे हैं कि हमारे जो नाखून हैं और हमारे जो बाल हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे नॉन लिविंग थिंग है, पर फिर भी वो बढ़ते हैं, ऐसा क्यों भाई। द हेयर एंड द नेल grows because more hair substances or nail substances are added to the roots and this pushes the rest of the hair or the nails outward। बोल रहे हैं कि आपके नाखून तो मरी हुई डेड स्किन है, आपके बाल भी मरे हुए डेड स्किन है, पर इसके पीछे जो है ना नए नए आपके डेड स्किन बनते जा रहे हैं, और वो बनते जा रहे हैं नाखून के पीछे के सेल्स, तो ये आगे वाले सेल्स को धक्का देते जा रहे हैं, धक्का देते जा रहे हैं तो आपके नाखून बढ़ते हुए दिखते हैं, ठीक है, वैसे ही बालों के साथ भी होता है। ओनली द रूट्स ऑफ द हेयर और द नेल्स आर लिविंग, खाली रूट्स जो होते हैं ना आपके नेल्स के और इसके बालों के, वही जिंदा होते हैं खाली। आगे बोलना एक्टिविटी में, बोल रहे हैं कि आप दो गमले लिए, एक में आप डाल दिए बीज, बीज डाल दिए जिससे प्लांट उगते हैं, और दूसरे में डाल दिए पत्थर। अब देखिए बीज होते हैं लिविंग थिंग, वो जिंदा चीजें होती हैं, वो पता लग जाता है हमें जब हम डालते हैं गमले में, तो एक आध हफ्ते में। जबकि पत्थर होती है नॉन लिविंग थिंग, दोनों को रख दिए धूप में, पानी दिए दोनों को, एक हफ्ते बाद देखेंगे कि इसमें से तो निकल गया बीज में से कुछ, और इसमें से कुछ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग जिंदा चीज थोड़ी बन जाएगी, वो तो मरी हुई है पहले से ही, मतलब वो जिंदा है ही नहीं, इससे कुछ नहीं निकलने वाला है, जबकि जिंदा चीजें ग्रो करती हैं, कर रहा है ग्रो, देखिए। अब बोलना आगे, व्हाट यू लर्न में, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग लिविंग थिंग्स पोजेसिव लाइफ। अच्छा नहीं, थिंग्स विच पोजेसिव लाइफ, जो चीजें पोजेस करती हैं लाइफ को, लिख दिया लिविंग थिंग्स। दूसरे में आर बॉडी नीड्स दिस टू बिल्ड एंड ऑपरेट इट्स पार्ट्स, कौन सी चीजें जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए पार्ट्स के लिए जरूरी है। तो जवाब है एनर्जी, एनर्जी की जरूरत है ताकि वो बिल्ड करे अपने आप को और ऑपरेट करे इसके पार्ट्स को, एनर्जी लिखिए। थर्ड है आपका द बेंडिंग ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स लाइट, क्या बोलते हैं कि प्लांट जो बेंड होकर मुड़कर सीधे चले आता है किसकी तरफ, लाइट की तरफ, उसको क्या बोलते हैं। मुड़ना तो तब होगा जब आप खिड़की के बराबर में रख देंगे, सामने रखेंगे सनलाइट के सामने, क्यों मुड़ेगा, वो सीधे सीधे जाएगा प्लांट, जैसे जैसे मतलब जहां पे आपका सूरज होगा उस तरफ ही जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये होता क्यों है, इसको हम बोलते क्या है, फोटोट्रोपिज्म।
फोटोट्रोपिज्म लिख दिया यहाँ पे। फिर फोर्थ में ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो एक परफॉर्म करते हैं फंक्शन को, उसको बोलते हैं ऑर्गन्स। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, क्या चीज है जो सिंगल सेल की बनी होती है, बैक्टीरिया लिख दीजिए, ठीक है। आगे इट इज अ, अच्छा नहीं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लिखिए यहाँ पे आप, ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। आगे देखिए मतलब सिंगल सेल क्या ऑर्गेनिज्म, इट इज अ चेंज इन बिहेवियर ऑफ अ लिविंग थिंग आफ्टर रिएक्टिंग टू स्टिमुलस, कि क्या चीज है जिसे हम बोलते हैं बदलाव जिंदा चीजों में, वो होता है आपका रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स लिख दीजिए। दे मेड देयर ओन फूड, ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद से बना लेते हैं, आप चाहे तो प्लांट्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे। द मूवमेंट ऑफ प्लांट एनिमल्स इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज, जिंदा चीजों के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, जिंदा चीजों में भी मतलब एनिमल्स और एनिमल्स इंसेक्ट्स इन सब के बारे में बात हो रही है, प्लांट्स के बारे में बात नहीं हो रही, उनको हम बोलते हैं लोकोमोशन, लोकोमोशन लिख दीजिए। मैच द फॉलोइंग लिविंग थिंग्स, देखिए पहला है लिविंग थिंग, लिविंग थिंग को आप जोड़ दिए ह्यूमंस में, फोटोसिंथेसिस को आप जोड़ दिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, प्लांट्स को आप जोड़ दिए ऑटोट्रॉफ्स में, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इवन पेल्वो, पेल्वो को जोड़ दीजिए आप रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई पे, क्योंकि इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया था। फिर उसके बाद जो टच मी नॉट प्लांट को जोड़ दिए आप नास्टिसिज्म में, क्योंकि उसकी मूवमेंट को बोलते हैं हम नास्टिसिज्म। फिर लास्ट है मॉथ, मॉथ को जोड़ दिया आप लाइट से, क्योंकि लाइट की तरफ जाता है ना मॉथ। अब बोल रहे हैं लिविंग थिंग्स रेस्पायर, रेस्पायर बोलते हैं किस चीज को बोलते हैं, रेस्पायर बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत काम आएगा आपके फ्यूचर में भी। रेस्पिरेशन बोलते हैं या रेस्पायर करना बोलते हैं कि आपने जो खाना खाया, खाने के बाद उस खाने का आप करेंगे क्या, उस खाने से आप एनर्जी बनाएंगे ना, तो खाने से एनर्जी बनाने की प्रोसेस को ही रेस्पिरेशन बोल देते हैं, बात खत्म। उस एनर्जी का आप क्या करेंगे, एनर्जी को आप जाहिर सी बात है जो मैं बोल पा रहा हूँ आपसे, कहाँ से आ रही है एनर्जी, उसी खाने के अंदर से जो मैंने तोड़कर उससे एनर्जी बनाई है, वो जो रेस्पिरेशन करा है मैंने, वहीं से तो आई, ठीक है। तो एनर्जी का इस्तेमाल हम अपने बॉडी को बिल्ड करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, मतलब सारे बॉडी के काम चलते रहे, फंक्शन चलते रहे, आपके हर बॉडी के बहुत सारे फंक्शन चल रहे हैं हमेशा, आप जाग रहे हो, सो रहे हो, हार्ट पंप कर ही रहा है आपका लगातार, दिमाग चल ही रहा है आपका, तो ये सारे काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी कहाँ से आती है, उस प्रोसेस से जिसका नाम है रेस्पिरेशन, ठीक है। उस प्रोसेस में क्या होता है, खाना जो है टूटकर उसमें से एनर्जी निकलती है। अब बोले लिविंग things need energy to move, grow, replace worn out structure and so on, so they obtain energy from the food. The food is broken down in the carbon dioxide, water and energy. The process is known as respiration. Respiration normally requires oxygen, कि रेस्पिरेशन के लिए आम तौर पे जरूरत होती है ऑक्सीजन की, इसलिए तो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भी आती है हमारे फेफड़ों में। अच्छा अब मैं एक चीज बताऊं आपको कि देखिए इंसानों के अंदर इस तरह के अरबों खरबों सेल्स हैं, सिर्फ सेल सेल से ही बना हुआ है इंसान पूरा, लगभग 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 सेल्स से ही बना हुआ है इंसान पूरा का पूरा। तो अब सेल्स के अंदर जो है ना ऑक्सीजन आ जाती है कैसे भी करके ब्लड की तरीके से, ब्लड से जो है ना, ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन होता है जो कि कैरी करता है ऑक्सीजन को, हमारे फेफड़ों से लेके जाता है यहाँ तक, तो ऑक्सीजन चले आता है यहाँ पे सेल के अंदर। और सेल के अंदर भी कौन सी पे आता है, यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया करके, माइटोकॉन्ड्रिया में ले आता है, और यहाँ पर ले आता है हमारा खाना भी। खाना कहाँ से, खाना भी ब्लड के जरिए आता है, खाना पेट में पच जाता है, इंटेस्टाइन से जो है ना खाना भी बहता हुआ आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में आके क्या करता है, खाना जलते हैं, जलते हैं मतलब उनकी रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन होने के बाद उसमें से एनर्जी निकलती है, ठीक है। उसी एनर्जी का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हमें कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। पावर ऑफ दिस हाउस ऑफ द सेल बोल सकते हैं आप इसे, या फिर पावर हाउस ऑफ द बॉडी भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं पे पूरा खाना आपका बनता है, यहीं पे रेस्पिरेशन होती है आपकी, ठीक है। आप खुद ही सोचिए, अब आग जलानी होती है आपको, तो आप ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं ना किसी भी लकड़ी के साथ या फिर कागज के साथ, किसी भी चीज की कराते हैं रिएक्शन, तो उससे आग जलती है। तो वैसे ही वहां पे खाना जो हमने डाला होता है ना वो लकड़ी की तरह काम करता है, और ऑक्सीजन जो है जिससे हमने रिएक्शन कराई, दोनों की रिएक्शन कराई तो आग जल गई, उस आग जली तो कुछ उसके अंदर से एनर्जी निकली। अब रियल में आग नहीं जलती, रिएक्शन की एनर्जी निकलती है, ठीक है। वो रिएक्शन की जो एनर्जी होती है वो हम इस्तेमाल करते हैं, स्टोर कर लेते हैं पहले उसे अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स में, फिर उसके बाद जो है उसे हम तोड़ तोड़ के धीरे 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 जो है उसको इस्तेमाल करते हैं हम लंबे टाइम तक, ठीक है। पूरा दिन भर हफ्ते भर उसी को चलाते हैं एनर्जी को, अगर मतलब खाना ना मिले तो, वरना तो लगातार नई नई एनर्जी के लिए बनते रहते हैं, मतलब अलग अलग तरह से जो है हम खाना रेगुलरली खाते रहते हैं, तो लगातार हमें एनर्जी मिलती रहती है, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता रहता है हमेशा। अब बोल रहे हैं कि
Organisms get this vital gas from the air or water around them. The process of respiration includes breathing in animal like cows, buffaloes, dogs, cats and similar to human beings. के जो सब जो सांस लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन मिल जाती है उन्हें. कुछ जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत है, मछलियां वगैरह तो पानी के अंदर अपने आप ही बुलबुले होते हैं छोटे छोटे पानी हवा के, उसमें से वो ऑक्सीजन को छान लेते हैं और वहां पे जिंदा रहते हैं. ठीक है, पानी के अंदर के जानवरों को भी जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन को. ऑक्सीजन की जरूरत तो ये समझिए पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना सभी को जरूरत पड़ती है, कुछ को छोड़ के, एक आध को छोड़ के बाकी सबको ही पड़ती है जरूरत. एक आध भी जानवर नहीं है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसके बारे में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे. ऑल एनिमल्स all land animals breathe oxygen from air and most aquatic animals use the dissolved oxygen in water. Different types of animals breathe differently. For example, fish breathe through their gills. उनके गिल्स होते हैं ना फिश के साइड में गिल्स लगे हुए, वहां से वो सांस लेते हैं. ठीक है. Human intake air through their nose into their lungs. Whales breathe through a blowhole. वेल्स क्या है, वेल्स बहुत बड़े होते हैं, उनके लिए गिल्स काफी नहीं होते. वेल्स वेल्स तो बहुत बड़े साइज के होते हैं ना, तो उन्हें चाहिए ऑक्सीजन भी कई 100 लीटर के हिसाब से हर मिनट. तो इतना सारी ऑक्सीजन आएगी कहाँ से? तो जाते हैं सतह पे, उन्हें हर थोड़ी थोड़ी देर में सतह पे आना पड़ता है, वहां से अपने मुंह खोलते हैं, बड़ी सी जो है मुंह नहीं होता नाक होता है एक तरह का इनका, गिल्स इनको बोलते हैं ब्लो होल. यहाँ से जो है ना सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं बहुत बड़े अमाउंट में. ठीक है, और फिर चले आते हैं डुबकी लगाने समुद्र में. अब आगे क्या बोल रहे हैं? ब्लो है होल्स एंड सम इंसेक्ट्स लाइक अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. कुछ तो ऐसे भी हैं हमारे इंसेक्ट्स जो कि अपने स्किन से ही ब्रीथ कर लेते हैं. जैसे ये रहा अर्थवर्म, ये अपने स्किन से ही ब्रीथ कर लेता है, इस तरह की स्किन है इसकी. ह्यूमंस जो है सांस ले रहे हैं, फिश गिल्स से साइड में ये लगे हुए गिल्स, और ये ब्लो होल से वेल. अब प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स को ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, हवा से ऑक्सीजन ले लेते हैं ये. और इनके जड़ों को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बॉडी का हर पार्ट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है इनके भी, वही भी ऑक्सीजन लेते हैं हमारी तरह ही. पर साथ ही साथ जब इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना, तो ये ऑक्सीजन छोड़ते भी है हवा में बहुत सारे अमाउंट में. तो ओवरऑल ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन बना लेते हैं, जितना ये ऑक्सीजन लेते नहीं ना उससे ज्यादा अमाउंट में बना देते हैं ऑक्सीजन एनवायरमेंट के लिए. इसलिए बोलते हैं कि बहुत अच्छा रहता है प्लांट्स वगैरह लगाना अपने घरों में, और प्लांट्स पूरे एनवायरनमेंट में हेल्प करते हैं हर चीज में, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेंगे. इन प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू प्लेस takes place through the tiny pores called stomata present in their leaves. कि इनके भी जो है ना होता है आसपास करने के लिए गैसेस को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने के लिए, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ने के लिए. ठीक है, और भी बहुत सारी तरह के जो है आपके प्रोसेस करने होते हैं, अलग अलग तरह की गैसेस पास करनी होती हैं. वो सारे गैसेस को पास कराने के लिए, जैसे हमारे पास नाक होती है, इनके पास होता है स्टोमेटा, छोटे छोटे छेद होते हैं हर लीव्स के अंदर. ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इन दी, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट. बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन अंदर आती है इसके अंदर से और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है थ्रू दिस स्टोमेटा. रेस्पिरेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑकरिंग डे एंड नाइट. बोल रहे हैं कि इसके अंदर ये जो स्टोमेटा होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि आमतौर पे पूरे दिन भर और रात भर जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे हम सांस लेते हैं ना दिन भर रात भर हमेशा, वैसे प्लांट्स भी दिन भर रात भर हमेशा सांस लेते रहते हैं, हमेशा ऑक्सीजन हवा से लेते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ते रहते हैं. पर सिर्फ तब तब जब अच्छा मौका होता है, अच्छी धूप पड़ रही होती है, तब ये बनाते हैं अपना खाना खुद से. ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ना, तो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, तब अच्छी खासी अमाउंट में ऑक्सीजन भी बाहर छोड़ देते हैं. ठीक है, तब उल्टा वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेते हैं अपने बॉडी के, मतलब पत्तों के, और अंदर से ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं, तो फायदा पहुंचाते हैं उस टाइम पे ये. ठीक है, हमेशा नहीं छोड़ते ये ऑक्सीजन बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर. ज्यादातर तो ये मतलब नॉर्मली जो है ना ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं इंसानों की तरह. ठीक है, ये चीज बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई प्लांट्स तो उल्टा ही काम करते हैं हमेशा, मतलब कि हमेशा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे, ऑपोजिट है इंसानों से. तो ऑपोजिट नहीं है, इंसानों की तरह है, ये बस एक प्रोसेस एक्स्ट्रा है इनकी. आगे देखिए, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट. कि लिविंग थिंग्स अपना जो खाना जो बचा हुआ एक्स्ट्रा मटेरियल है ना बॉडी के अंदर को बाहर देती हैं, जैसे टॉयलेट वगैरह करने आते हैं ना, वो सब कुछ एक्सक्रीशन बाहर छोड़ देना. एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस which waste is removed from the body of an organism. Essentially, waste can be defined as harmful products of the metabolic activities. Metabolic activities वही बॉडी को मेंटेन करने के लिए एक्टिविटीज होती हैं, उनको बोलते हैं metabolic activities taking place in an organism. The unwanted waste is called excreta. उन्हें excreta भी बोल दिया जाता है. अब
एक्सक्रीटर जानना इतना जरूरी नहीं है ना। बस एक्सक्रीशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर जाए, चाहे लिक्विड फॉर्म में जाए चाहे सॉलिड फॉर्म में जाए, है ना, टॉयलेट या फिर यूरिन जो भी है। डू यू नो metabolism is an essential process during which complete food particles are constantly being broken down to release energy or build up things। बोल रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है ना वो इसी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को भी बोलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन ने भी एक उसी चीज को बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म भी लगभग उसी चीज को ही बोलते हैं, उस पूरे प्रोसेस को जो कि लगातार हो रहा है ना, जिससे कि हमारी जो है खाना जो है पच रहा है बहुत अच्छे से, पचने के बाद जो एनर्जी निकल रही है। ठीक है, all living things need to remove waste from their bodies, human beings and other animals like cat, dogs, etc. Release certain harmful substances like urea in the form of urine। क्या यूरिया हार्मफुल रहता है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए हमारी बॉडी बाहर निकाल के फेंक देती है। यूरिया आया कहाँ से अगर हार्मफुल है हमारी बॉडी में, तो हमारे बॉडी में इतने सारे प्रोसेस हुए ना, तो उसका कुछ वेस्ट मटेरियल तो बचेगा, इतने सारे प्रोसेस होंगे तो। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल हमारे काम का होता है, पर उसे जलाते हैं तो अंदर से कितने हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, वो तो हमारे लिए हार्मफुल है। वैसे ही हार्मफुल जो है हमारे बॉडी के अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स कुछ, जिसको बाहर निकालते हैं हम किस फॉर्म में, पानी के रास्ते जो है ना, पानी इसमें मिक्स करके थोड़ा सा यूरिन के रास्ते हम निकाल देते हैं, यूरिन कहते हैं उसको। ठीक है, पानी में जब यूरिया मिक्स हो जाता है उसको हम यूरिन बोल देते हैं, और वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसलिए पानी भी हमारे बॉडी को अच्छे से फिल्टर करता है। एक्सेस वाटर अलॉन्ग विद सॉल्ट्स आर गिवन आउट एज स्वेट थ्रू स्किन। के एक्स्ट्रा पानी जो हमारी बॉडी से वो बाहर निकलता है कैसे, स्किन से बाहर निकलता है स्वेट के फॉर्म में, साथ में थोड़ा सा सॉल्ट भी निकल जाता है। Plants throw out their waste products in the form of gum, resin, latex, etc। देखिए गम, रेजिन और लेटेक्स, ये सारे उनके एक्सक्रीशन होते हैं प्लांट्स के। प्लांट्स इस तरह से अपने अंदर का जो उनका जो होता है ना पार्ट, वो बाहर करते हैं, निकालते हैं वेस्ट मटेरियल विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सेल्स और फ्रॉम द एंटायर सरफेस। के कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं ऐसा करने के लिए, या फिर पूरे अपने सरफेस से ही बाहर निकाल देते हैं वो। दे कैन गेट रेड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। क्या ज्यादा अगर उसके अंदर पानी आ गया ना प्लांट के अंदर, तो ट्रांसपिरेशन कर लेना है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, उनके पत्ते जो होते हैं ना, पत्ते अपने अंदर से नमी बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, आप देखेंगे ना किसी प्लांट को आप जो है ना प्लास्टिक बैग से पैक कर दिया, देखेंगे प्लास्टिक बैग पे पानी आ गया, कैसा आ गया, अपने अंदर छोड़ दिया पानी, उस प्लांट ने छोड़ता रहता है हमेशा। bark of a tree is also a waste product deposited outside। के bark of the tree जो होता है ना, ऊपर की झल्ली होती है, वो वेस्ट प्रोडक्ट ही तो होता है पेड़ का, जो बाहर जमा हो गया होता है, लग गया होता है। बोल रहे हैं कि plants take carbon dioxide during photosynthesis which take place in day, but during night they remove carbon dioxide as a waste product। बोल रहे हैं कि दिन में तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है ना, जो मैंने सेम चीज बताई, प्लांट जो है ना वैसे तो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड जो लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं जब फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, पर लगातार चौबीसों घंटे रिगार्डलेस के वहां फोटोसिंथेसिस हो रही है या नहीं हो रही, वो हमेशा इंसानों की तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं अपने अंदर से, बॉडी से, और ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, ये तो होता ही होता है उनके अंदर। ठीक है, ये दूसरा प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस का वो एक्स्ट्रा होता है, जब दिन में होता है तो अच्छा अमाउंट में होता है, तो बोलते हैं कि ऑक्सीजन फिलहाल ये ज्यादा छोड़ रहा है हवा में, ले भी रहा है ऑक्सीजन पर छोड़ ज्यादा रहा है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं दिन में प्लांट के पास जाकर या पेड़ के पास बैठने में फायदा है, रात में फायदा नहीं है, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस हो नहीं, नॉर्मल हमारी तरह वो भी सांस छोड़ रहा है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड, उसे लेकर हम करेंगे क्या। बोले लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, के अपने जैसे और बच्चों को पैदा करते हैं लिविंग थिंग्स। All living things are capable of producing their own kind। The process is called reproduction। It helps to carry the characteristics of each type of organism from one generation to another। इस तरीके से हर तरह के characteristics जो एक parent में होती है वो बच्चों में भी जाती है। Different living things produce in different ways। For example, human beings give birth to their babies, dogs produce puppies, etc। कि हर चीज जो अलग अलग तरह के बच्चों को देते हैं, जिस तरह के पेरेंट्स होते हैं उस तरह के बच्चे होंगे, जाहिर सी बात है। जैसे डॉग का बच्चा छोटा डॉग होगा, जैसे ह्यूमंस का बच्चा छोटा ह्यूमन होगा। While some other animals like snake, birds, fish, hens, बीज एक्सेट्रा प्रोड्यूस बाय हैविंग एग्स, पर कुछ जो जानवर जो है एग्स छोड़ते हैं, फिर एग्स में से बच्चे निकलते हैं। सम प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। के प्लांट्स जो है सीड्स निकालते हैं, सीड्स मतलब बीज, जो बीज जो है बाद में जाके प्लांट्स बन जाते हैं। ठीक है, लाइक मशरूम्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड लाइक पार्ट्स कॉल्ड स्पोर्स। बोल रहे हैं कि वैसे मशरूम कैसे पैदा होते हैं, छोटे सीड की तरह ही कुछ चीजें होती है छोटी छोटी सी, जिसमें से मशरूम पैदा हो जाते हैं। स्टिल अदर प्लांट्स ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम दी पेरेंट प्लांट। के कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो डायरेक्टली बिना सीड के एक प्लांट में से दूसरे प्लांट पैदा हो जाते हैं।
अब अब जो है लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ स्पैन, के भाई जितनी भी जिंदा चीजें हैं उनकी एक उम्र होती है, एक उम्र होती है, इस उम्र के बाद उम्र ही आते हैं। पर मुर्दा चीजों में ऐसा कुछ होता नहीं है। अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म completes its life cycle from birth to death is called lifespan. In other words, the period of time that an organism is expected to live is called its lifespan. कि कितनी उम्र होती है किसी चीज की, उसी को बोल देते हैं lifespan. Different organisms have variable lifespans. For example, some insects and bacteria, viruses complete their life activity and die within a couple of hours, while human being can live up to 100 years. के कुछ बैक्टीरिया जो है वो तो कुछ घंटे में ही बनते भी और मर भी जाते हैं, ठीक है। जबकि इंसान जो है ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक भी रह सकता है। कुछ हाँ एक्सेप्शन है, कुछ तो 150 साल तक भी हैं शायद, कुछ कुछ 130 तो है, ठीक है। तो कुछ कुछ इतना रहता है, पर एवरेज कुछ 100 साल तक जा सकता है मैक्सिमम, एवरेज पे देखा जाए तो। एलिफेंट्स कैन लिव फॉर 70 years. प्लांट्स यूजुअली पोजेस लाइफ स्पैन मोर देन ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स एज दे कैन लिव अप टू सेंचुरीज। बोले पर पेड़ जो है ना, पेड़ थोड़े उससे एक कदम आगे रहते हैं। वो 100 साल से भी ज्यादा कई बार ले जाते हैं, 100 साल 150 साल भी कई बार जो है जी जाते हैं आपके पेड़ वगैरह। Like, do you know the Bristicon of pine tree has the longest lifespan? It can live for about 5,500 years. मतलब 5500 साल, मतलब 5,500 साल तक भी इस तरह के कुछ पेड़ हैं जो जी सकते हैं। सोचिए इतने लंबे टाइम तक। एज वी नो, मतलब के सोचिए हम जो है 2000 क्या चल रहा है अभी, 2000 चल रहा है अभी, 2020। तो आज से 2000 साल पहले, 2020 साल पहले जीरो हुआ होगा, फिर बीसी आ गई होगी, है ना। फिर बीसी में भी 3000 बीसी पे आप चले, 3500 बीसी। तो तब किसी ने अगर पेड़ लगाया होगा तो अभी तक जिंदा होगा वो पेड़। सोचिए इतना पुराना पेड़, मतलब ऐतिहासिक पेड़ इतना ज्यादा, जिसने कितने सारे पीरियड देखे होंगे। तब का पीरियड भी देखा होगा जब लोग जो है इधर उधर घूमते रहते थे, मतलब दर बदर घूमते थे। उस टाइम का पीरियड भी देख रखा होगा उन्होंने। आप देखिए, मतलब देखा तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, पेड़ है वो। एज वी नो, एवरी living being do not live forever because the system which sustain its life go to the expiration as organisms gets old. लाइक देखिए हम मरते क्यों हैं, जाहिर सी बात है कोई भी ऑर्गेनिज्म मरता है इसलिए क्योंकि उसके जो है ना फंक्शन चल रहा होता है। फंक्शन चलता है तो फंक्शन चल चलते हैं, अंदर की बहुत सारी मशीनरीज होती हैं, वो फिर घिस जाती है, खराब हो जाती है, मर जाती हैं चीजें। द एक्सपिरेशन और फेलियर ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड डेथ। ये जो एक्सपिरेशन होती है ना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एक्सपायर हो गया या जो है फेलियर हो गया सिस्टम का, उसी को बोल देते हैं डेथ। कि हमारे चीजों ने काम करना बंद कर दिया। द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी समराइज्ड इन द फॉलोइंग टेबल। देखिए लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है। रिक्वायर फूड, डू नॉट रिक्वायर फूड। लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव, सेंसिटिव है ना, आपके ऊपर कोई टच करेगा आपको पता लगेगा। नॉन लिविंग थिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर नॉट सेंसिटिव। हम बने होते हैं सेल के, आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्यूलर स्ट्रक्चर इज एब्सेंट, कि सेल नहीं होता उसमें, नॉन लिविंग थिंग्स में। कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन, कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह अपने आप नहीं जा सकते। अब आप सोचेंगे कि नहीं नहीं वो क्या कहते हैं, हवा है, हवा जाती है ना एक तरह से दूसरी जगह, वो तो नॉन लिविंग थिंग है। तो असल में अगर आप हवा को कंटेनर में रख दें तो वो किसी तरह का मूवमेंट नहीं करेगी, अनलेस कि कोई आप उसका फोर्स लगाएं। पर तो हवा के ऊपर हमेशा कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं से फोर्स लग रहा होता है, इसलिए वो मूव कर रही होती है। पर रियलिटी में कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जो अपने आप मूव नहीं करता, उसमें कैपेसिटी नहीं होती। रिस्पायर करते हैं हम, मतलब एनर्जी बनाते हैं अपने लिए, ये डू नॉट रिस्पायर, वो नहीं बनाते अपने लिए एनर्जी। एक्सक्रीट कर देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, इनमें तो कोई वेस्ट प्रोडक्ट ही नहीं होता, तो वेस्ट क्या करेंगे। रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे, ये नहीं कर पाते। हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, और इनका कोई डेफिनेट लाइफ स्पैन नहीं है। कोई आप जो है प्लास्टिक वगैरह रख दिए सील करके, वो फिर सालों तक, लाखों सालों तक भी रह सकता है वो, तो इसलिए कोई इनका लाइफ स्पैन नहीं होता। जब भी इस तरह के एनवायरनमेंट हो कि वो घिस घिसा के खत्म हो जाए तो बात अलग है, वरना कोई लाइफ स्पैन नहीं होता इनका डेफिनेट। हमारे एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है कि 50 60 100 साल में हम चले ही जाने वाले हैं। आगे देखिए स्पीशीज क्या होती है। स्पीशीज इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर एबल टू मेट एंड प्रोड्यूस वायबल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। स्पीशीज बोलते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, कि देखिए एक तरह से तो हम सारे रिलेटेड हैं, जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे कोई मेंढक ही क्यों ना हो, चाहे कोई सांप ही क्यों ना हो, सब जुड़े हुए हैं। कैसे?
सब सेल से तो बने और सब जिंदा हैं, सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद भी किसी किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से ज्यादा सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसा बंदरों के अंदर बंदर, हम में, और अलग अलग तरह के कुछ है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स ऐसे जानवरों को बोलते हैं जो कि इंसानों से रिजेंबल करते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो उन सब में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के मिले हुए, ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ये तो मैंने एग्जांपल स्पीशीज का नहीं दिया। स्पीशीज होते हैं कि और भी ज्यादा रिजेंबल करते हो एक जैसे, बहुत बिल्कुल जो है ना सेम टू सेम काफी हद तक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको बोल देते हैं, उन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम स्पीशीज बोल देते हैं, ठीक है। जो कि आपस में जो है ब्रीड करके आगे जो है अपने ऑफस्प्रिंग्स भी बना सकें, मतलब कि बच्चे पैदा कर सकें। और रिमेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज आर सिमिलर इन देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड देयर इंटरनल फिजियोलॉजी। बोल रहे हैं कि आमतौर पे जो स्पीशीज है ना वो बाहर से देखने में काफी सिमिलर दिखती हैं और अंदरूनी हिस्से भी उनका काफी हद तक सिमिलर रहते हैं, ठीक है। Some species look very dissimilar, such as two very different breeds of dogs, but can still mate and produce viable offsprings. बोलने कि कई बार कुछ के स्पीशीज तो अलग अलग दिखते हैं, जैसा कुत्तों की प्रजाति में अलग अलग आते हैं, है ना। जैसे कुछ अलग अलग तरह के जो है ना आपके ब्रीड जो है, ठीक है, मतलब नस्ल जो है, अलग अलग नस्ल के जो कुत्ते हैं वो अलग अलग देखने में दिख सकते हैं बिल्कुल, पर वो भी साथ में जो है मेट कर सकते हैं, वो भी ऑफस्प्रिंग्स को पैदा कर सकते हैं वायबल, ठीक है। तो वो भी सिमिलर ही होते हैं अपने अंदर से काफी कुछ, which signifies that they belong to the same species। इससे ही पता चलता है कि वो सेम स्पीशीज के हैं। Some species may look very similar externally but can be dissimilar enough in their genetic makeup that they cannot produce viable offsprings and आर देयर फोर डिफरेंट स्पीशीज। के भाई कई बार क्या होता है बाहर से देखने में तो कुछ सेम स्पीशीज लग रहे होते हैं, जैसे ये फ्रॉग्स देखिए, देखने में लग रहा है सारे फ्रॉग हैं, सब सेम स्पीशीज के होंगे, पर असल में सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के हैं। ये आपस में मेट करके ऑफस्प्रिंग्स को नहीं बना सकते, और इससे हमें पता चलता है कि अलग अलग स्पीशीज के हैं। आगे देखिए वोकैबुलरी में सेल आपको पता है, यूनिसेलुलर जो एक सेल का, मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत सारे सेल्स हो, ऐसा ऑर्गेनिज्म। ब्रीदिंग सांस लेने को बोलते हैं, एक्सक्रीशन वेस्ट मटेरियल को बाहर छोड़ने को बोलते हैं, रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग्स बनाने को बोलते हैं, मतलब बच्चे पैदा करने को, स्पीशीज सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को बोल देते हैं। आगे देखिए क्या बोल रखा है इन्होंने एक्सरसाइज में। फर्स्ट है आपका एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय फूड। फूड क्या काम नहीं कर सकता, टू बिल्ड बॉडी पार्ट्स, ग्रोथ या रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता फूड, इस पे टिक लगा लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्ड टू टच, कौन सा है रिस्पॉन्ड टू टच, टच मी नॉट प्लांट या सनफ्लावर प्लांट या फिर बेसिल प्लांट। बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा प्लांट रिस्पॉन्ड करता है टच पे, तो जाहिर सी बात है टच मी नॉट प्लांट या फिर मेमोसा प्लांट है ना, इसी को बोल देते हैं, इस पे टिक लगा दिए। और थर्ड है आपका विच ऑफ दीज डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव, ये इनमें से कौन सी चीज है जो हर जिंदा चीज के पास है, स्किन, मसल्स एंड बोन्स या सेल्स। तो जवाब है सेल्स, वो हर जिंदा चीज के पास है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह उसके पास ना तो मसल होते हैं ना स्किन होती, सेल्स सब में होते हैं। पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा। अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल का बना हुआ है। ड्यूरिंग विच प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज, एक्सक्रीशन, ग्रोथ या रेस्पिरेशन। तो जवाब है रेस्पिरेशन। सिक्स है आपका विच ब्रीथ फिश ब्रीथ थ्रू, मछलियां किस चीज से सांस लेती है, लंग से, गिल से या टेल से, गिल से। आगे है आपका इन प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा में से ही गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर। जैसे हम मुंह के जरिए चेंज करते हैं ना गैसेस को, एक्सचेंज करते हैं, वैसे ही हम नाक या मुंह के जरिए करते हैं, ये करते हैं स्टोमेटा के जरिए। ये छोटे छोटे टाइनी पोर्स नहीं होते, उन्हीं की बात कर रहे हैं। विच इज नॉट अ वेस्ट मटेरियल इन प्लांट्स, यूरिया, गम या लेटेक्स। तो जवाब है यूरिया। यूरिया वेस्ट मटेरियल नहीं होता प्लांट का, ये तो हमारा ह्यूमंस का होता है। आगे देख फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट आपका एनी चेंज इन द सराउंडिंग दैट मेक्स अ लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड, इट्स कॉल्ड स्टिमुलाई, ठीक है, या फिर स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस लिख दिया, स्टिमुलस। जो भी चेंज होता है सराउंडिंग में जिसकी वजह से कोई भी जिंदा चीज रिस्पॉन्ड करती है उसको बोलते हैं स्टिमुलस। समझ गए? मतलब कि मान लिया कि हवा में गर्मी बढ़ गई, ठीक है, तो उस गर्मी बढ़ने को क्या बोलेंगे, स्टिमुलस, और हमारा रिस्पॉन्स पे क्या होगा, पसीना आना। अब देखिए लिविंग थिंग्स मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज, ठीक है, फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। आगे देखिए थर्ड में, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन,
और फोर्थ है आपका द प्रोसेस बाय विच वेस्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। फिफ्थ आपका डैश हेल्प्स टू कैरी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसका जवाब है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हेल्प्स टू कैरी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो रिप्रोडक्शन लिख दीजिए। द एक्सपिरेशन और फेलियर ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड डेथ। मौत क्या होता है? हमारे जो है सिस्टम का फेलियर या एक्सपायर हो जाने को बोलते हैं। सेवन है आपका डैश इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। तो जवाब है स्पीशीज। अभी तो पढ़ा। अब देखिए सी में है ट्रू फॉल्स। रूट ग्रोज टुवर्ड्स लाइट। गलत, फॉल्स। रूट तो जमीन की तरफ जाते हैं, लाइट की तरफ थोड़ी। रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली इन एनिमल्स। रेस्पिरेशन सिर्फ एनिमल्स में होता है? नहीं, प्लांट्स में भी होता है, तो ये भी फॉल्स। अब थर्ड है आपका एक्सचेंज गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा इन प्लांट्स। तो ट्रू, गैसेस का एक्सचेंज स्टोमेटा में ही तो होता है प्लांट्स के। A release of energy from food is known as reproduction. False, इसे नहीं बोलते reproduction. The process of producing same individuals by an organisms is called photosynthesis. तो false, photosynthesis इसे नहीं बोलते कि प्रोड्यूस करना सेम इंडिविजुअल को, इसे तो रिप्रोडक्शन बोलते हैं। पर तो फिलहाल जो इसको फॉल्स करेंगे, ये भी नहीं है या सही जवाब, इसे फोटोसिंथेसिस नहीं बोलते। सिक्स है आपका एलिफेंट्स कैन लिव फॉर 70 इयर्स। तो ये ट्रू है। फिर उसका मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज आर सिमिलर इन देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस, के मेंबर जो है सेम स्पीशीज के सिमिलर होते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस में, बाहर से भी देखने में सेम जैसे ही लगते हैं, वो सिमिलर लगते हैं। तो ट्रू, बात सही है। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया याद। तो आगे देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला आपका गिव एन एग्जांपल ऑफ स्टिमुलस एंड अ रिस्पांस। तो लिख दिया आप टेम्परेचर राइजेस इन द एटमॉस्फेयर इज अ स्टिमुलस एंड ह्यूमंस स्टार्ट टू स्वेट, इट इज अ रिस्पांस। हो गया आपका एग्जांपल कि हवा में मतलब मौसम में टेम्परेचर बढ़ा तो वो हो गया स्टिमुलस, मतलब एनवायरनमेंट में कुछ बदला, उसकी वजह से हमारा क्या रिस्पांस था? पसीना आने लग गया। सेकंड आपका व्हाई डू एनिमल्स मूव, क्यों मूव करते हैं एनिमल्स? तो लिख दिया इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज। थर्ड है आपका व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसका आंसर आप लिखिए इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द ऑर्गेनिजम्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क्स। ठीक है, हर तरह के काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है रेस्पिरेशन। व्हाट इज मेंट बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या चीज होती है? ये रहा एक्सक्रीशन, लिख दीजिए। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पहले बोले हाउ आर लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, कि जिंदा चीज मुर्दा चीजों से अलग कैसे हैं। ये रही टेबल, ये उतार दी आप सीधे सीधे, हो गया आपका आंसर। अब बोल रहे हैं व्हाट इज अ सेल, व्हाट इज अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, नेम 3 एग्जांपल। कि सेल बता दी क्या होता है और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या कौन कौन से होते हैं, 3 एग्जांपल भी बता दिए। ठीक है, व्हाट इज सेल में तो आप सबसे पहले लिखिए ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, बस इतना लिख दिए आप, ये हो गया आपका व्हाट इज सेल का आंसर। अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? Some organisms have many cells. For example, humans, plants and animals are called as multicellular organisms. ये आपका आंसर भी हो गया इसका what is a multicellular organism, और 3 एग्जांपल के साथ हो गया। 3 एग्जांपल कौन से? ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स। तो इतना लिख दिए, हो गया आंसर आपका सेकंड का कंप्लीट। आगे पूछ रहे हैं थर्ड में व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ स्पैन, कि उम्र से आपका क्या मतलब है? उम्र मतलब जिंदगी, जिंदगी से मतलब लाइफ स्पैन कितनी लंबी जिंदगी है, लाइफ स्पैन से आप क्या समझ रहे हैं? ऑल्सो डिफाइन द टर्म डेथ, और डेथ को भी डिफाइन करिए, मौत को मतलब। तो बहुत आसान है, देखिए अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग व्हिच एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। इतना हो गया आपका आंसर लाइफ स्पैन का। अब डेथ को डिफाइन करने के लिए क्या है? द एक्सपिरेशन और फेलियर। अच्छा, यहां से नहीं, आप ना पूरा लिख दिएगा ये थोड़ा सा। एज वी नो एवरी लिविंग बीइंग डू नॉट लिव फॉरएवर, और उसके बाद यहां से लेकर डेथ तक ये पूरा लिख दिया, इतने 2 लाइंस। ठीक है, ये डेथ को आपने डिफाइन कर दिया। अब फोर्थ में है व्हाट डू यू मीन बाय स्पीशीज। स्पीशीज से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। अब स्पीशीज आप यहां से लिख दिए, स्पीशीज इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यहां से लेके ऑफस्प्रिंग तक, यहां से यहां तक लिख दिया आपने, ये हो गया
डिफाइन कर दिया आपने स्पीशीज को। अब कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ लिख लिए और इसका नेक्स्ट वाला पैराग्राफ भी, मतलब ये चारों लाइंस आप लिख लीजिए। इसमें आपको एग्जांपल दे रखा है कि सेम दिखने अलग अलग दिखने वाले डॉग्स भी सेम तरह की स्पीशीज के अंदर आते हैं, इसलिए वो जो ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं, जबकि सेम तरह के दिखने वाले कुछ फ्रॉग्स हैं जो कि डिफरेंट स्पीशीज के होते हैं, ठीक है, तो वो नहीं कर पाते, इससे हमें पता चलता है कि वो डिफरेंट स्पीशीज के हैं। तो इससे हमने एग्जाम्पल के जरिए समझा दिया स्पीशीज को, ठीक है। आगे देखिए हॉट्स में क्या बोल रहे हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में पहला है आपका, देयर आर सम रोबोट्स दैट कैन मूव एंड दैट आर सेंसिटिव टू सच थिंग्स एज स्मेल एंड साउंड, व्हाई डू वी से दैट दे आर नॉट अलाइव। बोले कि कुछ तो ऐसे रोबोट्स हैं, सूंघ भी सकते हैं, किसी चीज को टच भी कर सकते हैं, आवाज भी निकाल सकते हैं और चल फिर भी सकते हैं, तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि भाई वो जिंदा चीज नहीं है? क्यों? क्योंकि उनका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। और वो जो है अपने हिसाब से तर्क विचार नहीं कर सकते, वो तो हमने जिस तरह से उसे प्रोग्राम कर दिया है उन चीजों को, उस इस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं। अब वो एक साथ बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं बेसिक बेसिक से, कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है अल्टीमेटली, तो वो और वही चीज एक साथ हमें एग्रीगेटेड मतलब इकट्ठा होकर ना ऐसा लगता है कि ह्यूमंस की तरह या फिर किसी जिंदा चीजों की तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, पर वो होते हैं वो कंप्लीटली क्या है, वो मैकेनिकल है वो सब कुछ, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती। तो अब फीलिंग्स नहीं है ना ही उसके अंदर कॉन्शियसनेस है। अब कॉन्शियसनेस क्या चीज होती है, वो चीज जो है हम मतलब वो तो हर क्लासेस में पढ़ेंगे हम कि कॉन्शियसनेस क्या चीज है, वो आप पढ़ेंगे जब आप साइकोलॉजी लेंगे तो, ठीक है, कि क्या होती है कॉन्शियसनेस, कि क्या चीज डिफरेंशिएट करती है जिंदा चीजों में और मुर्दा चीजों में। तो ये कॉन्शियसनेस का होना जरूरी है, जो कि नहीं होता रोबोट्स के अंदर, ठीक है, उनके अंदर फीलिंग्स वगैरह नहीं होती। तो इसलिए हम मुझे बोल देते हैं कि वो जिंदा चीजें नहीं है, वो मरी हुई चीजें हैं, ना वो पैदा होती है ना मरती है ना, ये सारी चीजें भी तो प्रॉब्लम की बात है। आगे देखिए, डिस्क्राइब द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, के प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या है। मेजर डिफरेंसेस देखिए सीधी सी बात है, प्लांट जो है ना हिल नहीं सकते, सबसे बड़ी डिफरेंस ये है, हिल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बातचीत नहीं करते, फास्ट नहीं होते, बहुत स्लो होते हैं एक जगह बैठे हुए, ठीक है, और अपना खाना खुद से बना सकते हैं, सबसे बड़ा रीजन तो यही हो गया। और एनिमल्स में ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती, सबका ऑपोजिट होता है एनिमल्स, ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, समझ गए। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब बस जानने के लिए था, समझने के लिए था। और ये सब आप कंप्लीट कर लिए, आपका होमवर्क है, करने के बाद सेंड कर दिए मुझे।